इससे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर्स कंप्लीट किए थे और काफी इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट किए थे। अब हम चैप्टर जो कंप्लीट करने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में भी अभी हम पहले देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, ठीक है। मोशन में स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मोशन इन ए प्लेन वाला पार्ट। जैसे हमने मैकेनिक्स जब स्टार्ट किया था तो देखा था कि मैकेनिक्स में दो पार्ट आते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं बिना उसके कारण के स्टडी किए, यानी फोर्स का स्टडी यहाँ पे करते हैं क्या, नहीं, सिर्फ किसका स्टडी करते हैं बताओ, मोशन का स्टडी करते हैं। और मोशन का स्टडी हम दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एक करते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है ना। जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता है उसी को बोलते हैं 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसी को, रेक्टिलिनियर मोशन। ये काफी ब्रीफ पहले लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग चलेगा कहां पे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसी को हम 1D मोशन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे डायमेंशन का बात करें तो हमने देखा था कि एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था और एक जेड एक्सिस। तीनों क्या करते हैं, एक एक डायमेंशन को बताते हैं। एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस एक डायमेंशन और जेड एक्सिस एक डायमेंशन। तीनों क्या बताता है, 3 डायमेंशन बताता है। जनरली कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये देखेंगे, उसके बाद से मोशन इन ए प्लेन देखेंगे। मोशन इन ए प्लेन में क्या होगा, इसी को दो 1D मिलकर क्या बनेगा, 2 डायमेंशन बनेगा, और 2 डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और देखा था हमने कि एक्स वाई प्लेन था, वाई जेड प्लेन था और जेड एक्स प्लेन था। 3 प्लेन थे क्या, 3 प्लेन थे। इसी में जो मोशन इन ए प्लेन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्या पढ़ेंगे बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में भी बहुत सारे केस आएंगे। कौन कौन सा, एक ट्रेन वाला केस आएगा कि ट्रेन क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, या ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है, या ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रहा है, उसमें देखेंगे क्या केस बनेंगे। उसके बाद से रेन मैन प्रॉब्लम आता है, उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद से देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। उसके बाद से लास्ट में क्या देखेंगे बताओ, सर्कुलर मोशंस देखेंगे। तो ये सारे पार्ट्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन में क्या होगा, मोशन करेगा बॉडी। बात आएगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, बॉडी का जो स्टेट होता है दो होता है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। तो रेस्ट का मतलब होता है कि बॉडी का जगह टाइम के साथ ना बदले, यानी बॉडी का अगर पोजीशन टाइम के साथ ना चेंज होता उसको क्या बोलते हैं कि रेस्ट में है। और उसका पोजीशन अगर टाइम के साथ बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में है। टाइम के साथ पोजीशन बदले तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन, और टाइम के साथ पोजीशन ना बदले तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। उसके बाद से बात आता है कि ये रेस्ट और मोशन ये दोनों तो रिलेटिव टर्म है। कभी कोई बॉडी एक पर ऑब्जर्वर बोलेगा कि रेस्ट में है, कोई बोलेगा कि मोशन में है। जैसे गाड़ी अभी जा रही है, गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे होंगे, एक दूसरे को क्या बोलेंगे कि हम तो रेस्ट में है, लेकिन हम कार को देख रहे हैं तो कार क्या हो रही है, जा रही है। और कार के अंदर दोनों जो है वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जगह बदल रहे हैं कि नहीं, टाइम के साथ बदल रहा है। लेकिन वो आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हम भी वहीं पे थे, तुम भी वहीं पे हो। उनका जगह बदल रहा है क्या, नहीं। यानी रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये क्या होगा, डिपेंड करेगा कि देख कौन रहा है, और जो देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। जो देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। और जहां से देखता है, जहां से देखता है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। अभी मान लो कि हम यहाँ पे ग्राउंड से देख रहे हैं तो ग्राउंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। और अर्थ को हम क्या मानते हैं, जो अपना धरती होता है, या ग्राउंड बोल दो या अर्थ बोल दो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। जब भी कुछ क्वेश्चंस में ना दिया हो तो कहां पे रह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, धरती पे रह के। धरती को क्या मानना है, रेफरेंस फ्रेम मान के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, इसके बाद से बात आता है कि कोई भी मान लो अभी बात किए थे कि टाइम के साथ पोजीशन बदलेगा तो मोशन, टाइम के साथ पोजीशन ना बदले तो रेस्ट। तो बात आता है कि पोजीशन क्या होता है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में, तो वहां पे पढ़ते थे कि एक्स एक्सिस में जो दूरी होता था उसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होता था उसको वाई कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस में जो डिस्टेंस होता था उसको जेड कोऑर्डिनेट। तो अब कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, डायरेक्शन के साथ देखेंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, पोजीशन बन जाएगा। तो मान लो कि जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस है, तीनों जहां पे मिलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस के अगर डायरेक्शन को दर्शाना हो तो किससे दिखाते हैं बताओ, आई कैप से दिखाते हैं। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना हो तो जे कैप से,
और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना हो तो किससे, के कैप से दिखाएंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे एक हमने पॉइंट ले लिया, अपना स्पेस में क्या है, पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बताओ, x1 y1 z1। अब हमको क्या करना बताओ, इस की पॉइंट का क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर जानते हो कैसे लिखते हैं, ओरिजिन से क्या करो, उस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या बताओ, ओ से पी ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वही क्या बताओ, पोजीशन वेक्टर है किसका, पी का। तो हमने बोल दिया कौन सा वेक्टर, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है किसका, पी पॉइंट का, उसको हमने मान लिया किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो जैसे ए वेक्टर यहाँ पे लिखना है तो क्या करोगे, x1 कोऑर्डिनेट के साथ i लगा दो, प्लस y1 के साथ j, प्लस z1 के साथ k। बात आएगा कि वेक्टर जो होता है उसके पास दो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को या मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे या सिंपल किससे लिख देते हैं, ए से लिख देते हैं। क्लियर है। यहीं पे अगर मान लो कि डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर कैप, ए कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना होता तो ए कैप का वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर में क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। काफी आसान है, काफी आसान है। यहीं पे अगर मान लो कि पूछ लेता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, तो कैसे निकालते बताओ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ क्या होता है, एरो। तो एरो का लेंथ कैसे निकालोगे, सिंपल कैसे करें बताओ, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो। या क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो क्या आएगा बताओ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, तो ये क्या हो गया बताओ, मैग्नीट्यूड हो गया और यहां से डायरेक्शन आ जाएगा। तो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या था, अपना पोजीशन वेक्टर था। तो इसमें कुछ बेसिक अपना यूज हो रहा है किसके, वेक्टर के, जो कि हमने सीखा हुआ है। इसके बाद से आता है बात, इसी में अगला पैरामीटर आता है काइनेमेटिक्स में, कौन सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बात आता है कि देखो जगह बदलेगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बात आता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ फर्क तो पता चले। तो देखो सिंपल बोले, अगर कि इधर मान लो कि डी डिस्टेंस गया, डायरेक्शन के बारे में कुछ जिक्र ना करें तो क्या लेना है बताओ, डिस्टेंस लेना। और डिस्टेंस अपना सिंपल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो कि ए से बोल दिया कि बी जाना है और डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया, तो हम क्या एक नंबर रास्ते से भी जा सकते हैं, दो नंबर रास्ते से भी जा सकते हैं, तीन नंबर रास्ते से भी जा सकते हैं क्या। तो ये तीनों क्या हुआ, अलग अलग रास्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीनों का दिशा क्या बताओ, अलग अलग है। इसका कोई फिक्स दिशा है क्या, नहीं है। नीचे वाला का भी कोई फिक्स दिशा नहीं है। दिशा किसके पास फिक्स है बताओ, दो नंबर के पास। तो जो ऐसा डिस्टेंस जिसके पास है क्या है, निश्चित डायरेक्शन है, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी एक निश्चित दिशा वाला जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस को सिंपल क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल रास्ता जैसे जैसे चले हो ना उसकी लंबाई को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम सिंपल क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस वगैरह नापते किस में है बताओ, मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। और सीजीएस यूनिट वगैरह सेंटीमीटर वगैरह होता है। बिल्कुल आसान। इसका डायमेंशन क्या होता है बताओ, कैपिटल एल से लिखते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल से। अभी देखा कि ये कैसा क्वांटिटी है, इसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो स्केलर है। और स्केलर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या, कभी नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। बात आएगा कि जीरो कब होगा, तो बॉडी जब रेस्ट पे रहेगा, जगह ही ना बदले टाइम के साथ। तो बॉडी जब रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस उसका जीरो। और जब भी बॉडी अगर मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, दूरी तो चलेगा ही ना, कुछ ना कुछ दूरी चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान है। इसके बाद से बात आता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो अभी देखा था कि डिस्टेंस को अगर निश्चित क्या दे दे, डायरेक्शन दे दे, तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसको सिंपल में बताना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से चालू किए जहां पहुंच गए उन दोनों को सीधा जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इनिशियल जहां से चालू किए उसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहां पहुंच गए उसको फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और हम जानते हैं कि जब भी शॉर्टेस्ट पाथ बोले या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो हमेशा कैसा होता है बताओ, स्ट्रेट लाइन होता है। होता है क्या, होता है। ये भी किस में नापेंगे बताओ, मीटर में नापेंगे। इसका भी डायमेंशन क्या होगा बताओ, एल होगा। और डायमेंशन एल हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन आएगा। और डायरेक्शन भी डिटेल में हम देखेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी अपना डायरेक्शन इसके पास आ गया तो पॉजिटिव क्या होगा,
पॉजिटिव दिशा को बताएगा, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन को, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और जो जीरो होता है ना, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रेस्ट में ही जीरो होगा। जीरो का मतलब दो है, या तो रेस्ट पे रहे या तो कैसा पाथ फॉलो करे, बताओ, सर्कुलर पाथ फॉलो करे, यानी राउंड ट्रिप में जहां चालू किए घूम घाम के वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बताओ, जीरो। राउंड ट्रिप में भी क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो होता है, जहां चालू किए घूम घाम के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। इतना चीज हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन इसी में जानते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, कभी कभी सर्कुलर पाथ पे चला देता है, सर्कुलर ट्रैक पे चला देता है। तो मान लो कि सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे चालू किए, कहां चलना, ए से, चलते चलते कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे। तो इसमें एंगल कितना घूमे, थीटा एंगल घूम गए, कितना एंगल घूम गए, थीटा एंगल घूम गए। तो हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ बटा रेडियस। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना था कि थीटा जब भी अकेले आएगा तो ये किसमें होगा बताओ, रेडियन में होगा। किसमें होगा बताओ, रेडियन। और रेडियन के लिए क्या लिखते हैं, RAD शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एल बराबर क्या होगा बताओ, आर थीटा। एल बराबर क्या है, आर थीटा। और एक्चुअल में कैसे गए, इसी रास्ते से गए ना, तो इस रास्ते की लंबाई ही तो क्या बताओ, यही वाला तो क्या बताओ, डिस्टेंस है। ये वाला क्या बताओ, डिस्टेंस है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला जो सीधा रास्ता है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना होता है, 2r sin थीटा बाई 2। बेसिक साइड ज्योमेट्री लगाएंगे, आ जाता है। कितना आता है बताओ, 2r sin थीटा बाई 2। तो सर्कुलर मोशन के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, हम इन दोनों की मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। बात करेंगे इसके बाद से कि आप वेक्टर क्वांटिटी देख लीजिए, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन का बात करें तो मोटा मोटी अपने धरती पे कितना डायरेक्शन, 4 गो डायरेक्शन कौन कौन सा है, धरती के प्लेन में है। यानी एक है ईस्ट, एक है वेस्ट, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। तो जिधर चेहरा होता है, मतलब जिधर सन होता है उधर चेहरा कर दो, तो वो क्या होगा, ईस्ट। बैक साइड वाला वेस्ट, और ये वाला जो लेफ्ट हैंड है वो क्या बताएगा, नॉर्थ। राइट हैंड क्या बताएगा, साउथ बताएगा। और ये तो प्लेन का बात हो गया, एक ऊपर भी दिशा होगा, एक नीचे भी होगा। तो ऊपर वाले को अप और नीचे वाले के लिए डाउन। लेकिन हम तो सब कुछ किसमें सीखते हैं बताओ, IJK में। क्वेश्चन सब कुछ किसमें है, IJK। तो इसको भी हम किस में लाएंगे, आई में लाएंगे। तो ये आई होता है, तो वेस्ट वाला क्या होगा, -I। उसके बाद से नॉर्थ वाला क्या होता है बताओ, J। तो साउथ वाला क्या होगा बताओ, -J। उसके बाद से ऊपर वाले को अगर हम K बोलेंगे तो नीचे वाला क्या होगा बताओ, -K होगा। और IJK आ गया, तो इसका सब कुछ हमें पता होना चाहिए। IJK क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। इन सबका मैग्नीट्यूड कितना, 1। और इसका देखे थे क्रॉस प्रोडक्ट भी IJ और K का, कि अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या होगा बताओ, इसका I क्रॉस J क्या होता बताओ, K के बराबर। J क्रॉस K क्या होता बताओ, I के बराबर। और K क्रॉस I क्या होता बताओ, J के बराबर। यानी क्लॉकवाइज चलोगे ना तो क्या होगा, पॉजिटिव, वही एंटी क्लॉकवाइज होगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्चुअली अब कैप आता है, लेकिन कैप बनाने की जरूरत है क्या, बार बार नहीं, सिंपल है। इसके बाद जब बात करें डिस्प्लेसमेंट का है, तो आ जाता है क्वेश्चन, एक क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एक कोना से चालू किए, एक क्यूब है जिसका एज लेंथ कितना बताओ, A है। चालू किए एक कोना से, चलते चलते इस कोना में पहुंच गए, तो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है। तो ये वाला A है, ये वाला A है, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाए बताओ, √2a। और ये जो आया ना, इसी को क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बताओ, फेस डायगोनल। और ध्यान रखना, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। लेकिन यहाँ चलते चलते उड़ के कहां पहुंच गया, मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा बताओ, √3a होता है। और ये वाला क्या होता है बताओ, बॉडी डायगोनल। लेकिन इसी में पूछ लेता है कभी कभी कि मान लो कि एक इंसेक्ट है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता है, और इस कोना से इस कोना उसको पहुंचना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। तो जब कांट फ्लाई वाला केस आएगा ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट वाला जो मान होता है वो कितना होता है, √5a के बराबर होता है, जो कि हमने ड्राइव भी किया था। बिल्कुल आसान। इसके बाद से बात आता है कि रेगुलर हेक्सागन दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 साइड वाले पॉलीगन को, ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स क्या है, सब बराबर है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। तो उसमें रेगुलर हेक्सागन में हम जानते हैं कि ये कोना से ये कोना का दूरी कितना है, A है। तो इस कोना को, एक कोना छोड़ के जो दूरी होता है ना, वो कितना आता है बताओ, √3a आता है। और दो कोना छोड़ के जो दूरी होता है वो कितना आता है बताओ, 2a के बराबर होता है। ये अगर हमें पता रहे ना, तो हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस को करेंगे। एक मोटरसाइकिलिस्ट वाला भी केस आता था कि मोटरसाइकिलिस्ट है जो क्या करता है,
हर टर्न पे कितना घूम रहा है बताओ, हर 500 मीटर पे जाके 60 डिग्री का टर्न लेता है। ये वाला एंगल कितना है बताओ, 60 डिग्री आता है। ये वाला एंगल इसका कितना होता है बताओ, 120 डिग्री होता है। जानते हैं ना रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 120 120 सब एंगल होता है। क्लियर है? तो ये दो डेटा ध्यान रहेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है? इसके बाद से आएगा, बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदलेगा तो क्या आएगा, स्पीड और वेलोसिटी। तो जैसे डिस्टेंस अपना टाइम के साथ बदलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, स्पीड बोलेंगे। यानी डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही क्या बोलते हैं, स्पीड। अगर मान लो कि स्पीड को हमने सिंपल किससे लिख दिया, v से लिख दिया, स्पीड को किससे लिख दिया, v। तो v बराबर सिंपल में बोलना हो तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। सिंपल क्या बोलोगे, डिस्टेंस बटा टाइम होगा। अब तुम्हें सोचो तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन इसका क्या बन जाएगा बताओ, LT-1। हम देखे थे ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके हमने डायमेंशंस भी देखे थे। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसका डायमेंशन हो गया, लेकिन स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस का खुद ही दिशा नहीं, तो स्पीड का कोई डायरेक्शन होगा क्या, नहीं। तो ये भी क्या होगा, डायरेक्शन इसके पास कोई फिक्स नहीं है। तो ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो ये जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो कब होगा बताओ, जब रेस्ट में होगा। जब क्या होगा, रेस्ट में होगा। और पॉजिटिव जब चलना चालू करेगा तो पॉजिटिव आएगा। इसी में एक ध्यान रखना था, अभी कन्वर्जन देखेंगे उसको, कि किलोमीटर और मीटर में क्या करता था, कन्वर्जन कराता था, तो वो अभी देखेंगे। इसके बाद से बात आता है कौन सा, वेलोसिटी। इसके टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे टाइप देखेंगे स्पीड के और वेलोसिटी के। बात करेंगे अपना वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल दो। पोजीशन में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलेंगे आगे चल के, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसी को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। और वेलोसिटी बताओ अपना क्या, सिंपल अगर वेलोसिटी लिखना हो तो मान लो कि v के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो, इसलिए कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, निश्चित एक डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब वेलोसिटी लिखोगे ना तो क्या लिखोगे बताओ, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम लिख दो। चेंज इन पोजीशन बाय क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, तो डेल्टा एस वेक्टर बाय टाइम लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, और बात करोगे तो ये किस में नापेंगे, मीटर में। इसको नाप किस में नापेंगे बताओ, सेकंड में। तो क्या है बताओ, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन अभी भी क्या होगा, LT-1 होगा, अभी भी डायमेंशन इसका LT-1। अब वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी बताओ, वेक्टर, तो इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। कौन, अपना वेलोसिटी। तो बात करेंगे कि इनके टाइप्स भी तो होंगे, बहुत सारे टाइप पे क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके, स्पीड के टाइप से स्टार्ट करते हैं। किसके टाइप से बताओ, स्पीड के टाइप से। तो स्पीड का अगर टाइप देखें ना तो स्पीड एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है कौन सा, यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, और एक होता है एवरेज, और एक होता है कौन सा, इंस्टेंटेनियस होता है। बात करें यूनिफॉर्म का, सिंपल में बोले तो यूनिफॉर्म वाले को कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो क्यों कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए कि बराबर समय में बराबर दूरी चलता है। बराबर समय में बराबर दूरी चले तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ही रफ्तार से चले तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बराबर समय में बराबर दूरी चलेगा तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। बराबर समय में बराबर दूरी ना चले तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इसके बाद बात आता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये दो क्या है बताओ, इंपोर्टेंट है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल बेसिक है, बराबर समय में बराबर दूरी चलेगा तो यूनिफॉर्म, बराबर समय में बराबर दूरी नहीं चलेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज वाले को लिखने की बात आएगा तो भी एवरेज कैसे लिखोगे, एवरेज स्पीड कैसे लिखोगे। तो यहां पे क्या होगा, मान लो कि बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक गया, यहां पे t बराबर t1 था और यहां पे t बराबर कितना हो गया t2, और यहां पे जो टोटल डिस्टेंस चला वो कितना चला s। तो एवरेज वाला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बताओ इसके बीच में टाइम का गैप कितना होगा, t2 माइनस t1 होगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। बात आता है कि इंस्टेंटेनियस फिर क्या बोलेंगे बताओ, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे स्पीड पूछ ले, जैसे कार वगैरह में स्पीडोमीटर होता है तो वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। हर एक पॉइंट का स्पीड बताता है कि नहीं बताता है। टाइम के साथ अपना क्या होता है, स्पीड वो देखना हर एक पॉइंट पे बदलते रहता है, बदलता है कि नहीं बदलता है।
बदलता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है बताओ, एवरेज वाले को यहाँ पे लिमिट का एक कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो कैसे, लिमिट इसी को अगर लिखना होगा ना तो सिंपल क्या लिख दोगे, डेल्टा एस से भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन अपना डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपना, ठीक है। और ये क्या होगा, चेंज इन टाइम कर दोगे। तो लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस बाई क्या होगा, डेल्टा टी। और यहां पे देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब है कि ये वाला अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, डी एस बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है किसका, इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट है। इंस्टेंटेनियस जब एक डिफाइन करना होगा ना तो किसी एक पॉइंट पे पूछ ले, मान लो कि यहां से यहां गए, T1 से T2 गए, पूछ लिया कि बताओ 5वां सेकंड पे कितना था स्पीड, 7वां सेकंड पे कितना स्पीड था, एक पॉइंट पे पूछ ले स्पीड या किसी इंस्टेंट पे पूछ ले स्पीड, तो कौन सा स्पीड होता बताओ, इंस्टेंटेनियस। जैसे कार वगैरह लिखना, जितना हर एक सेकंड का स्पीड चेंज होता है कि नहीं, एक्सीलरेटर वगैरह चेंज करने पे, तो कौन सा नापता है वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। इसी में एक आ जाता है कि मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करने पड़ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना, और ये दिया रहा है मीटर पर सेकंड और जाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। और किलोमीटर पर आवर को ऐसे कभी कभी क्या लिखा था, kmph भी लिखा रहता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना इसको। इसी में पॉइंट आ जाता है अपना कौन सा, एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट बताओ, एवरेज वेलोसिटी वाला। और एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस भी वेलोसिटी भी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि वेलोसिटी के टाइप आ गए, वेलोसिटी के टाइप भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी अपना वेक्टर क्वांटिटी आना, तो यहां पे भी कितना है बताओ, एक आएगा यूनिफॉर्म और एक आएगा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म, और एक कौन सा है बताओ, एवरेज, और एक आएगा कौन सा, इंस्टेंटेनियस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये सारे टाइप होंगे। तो वेलोसिटी के केस में कैसे डिफाइन करोगे, जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा ना तो वेक्टर क्वांटिटी को बदलने का 3 तरह है। 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को बदल सकते हैं। कौन कौन सा, जैसे बात आ जाएगा कि देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड को सिंपल m से लिख देते हैं और डायरेक्शन को किससे, d से। अगर मैग्नीट्यूड बदल दिए तब भी क्या होगा, वैल्यू बदल जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। डायरेक्शन बदल दिए तब भी क्या माना जाएगा कि वेलोसिटी बदल गया है। और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बदलेंगे तो बदलेगा ही बदलेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को बदलने का कितना रास्ता, 3 रास्ता, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल दो, या तो क्या बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, या तो क्या बदल दो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल दो। तो 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को बदल सकते हैं। अगर तीनों टाइम के साथ ना बदले, या दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या रहे, टाइम के साथ ना बदले, तो क्या बोलेंगे बताओ, यूनिफॉर्म। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी टाइम के साथ बदल जाए तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात आएगा कि एवरेज तब क्या होगा बताओ, एवरेज कैसे दिखोगे, तो यहां पे क्या करोगे, डेल्टा एस वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वाला कैसे लिखते हैं बताओ, इंस्टेंटेनियस वाला, हाँ तो यहां पे हम क्या जानते हैं बताओ, लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी बराबर क्या लिखोगे, डी एस बाय डी टी, और लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगा दोगे। सिंपल है क्या। और जानते हैं कि मान लो कि अगर 2 पॉइंट दिया है, ये मान लो कि r1 वेक्टर है और ये वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना जानते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिखना जानते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। बिल्कुल आसान है, ये हमें ध्यान रहेगा। इसी में बात आता है कि अब जानते हो क्या होगा, कैलकुलस का भी यूज हो जाता है। क्या आ जाता है बताओ, कैलकुलस का भी यूज आता है, उसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है। तो बात करें डिफरेंशिएशन का, तो मोटा मोटी हमने देखा था कि किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए किसका सहारा लेंगे, डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। जैसे बात करोगे कि डिफरेंशिएशन लिखना, तो डी बाई डी एक्स, मान लो कि अगर हमको y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो इसको क्या क्या पढ़ते थे बताओ, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो कि y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो मान लो कि y का वैल्यू क्या है बताओ, कांस्टेंट है, या तो x के पावर n है, या तो बोल देगा क्वेश्चन में कि sin x है, या तो बोल देगा cos x है, या tan x है,
या इसके रेसिप्रोकल कोसेक एक्स आ जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक एक्स आ जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स आ जाएगा, या इसके अलावा और क्या क्या आ सकते हैं सारे एक एक करके बताओ। इसके बाद से आ जाएगा e के पावर x वाला आ जाएगा, a के पावर x आ जाएगा, उसके बाद से ln x वाला आ जाएगा। तो y का वैल्यू अब इतना हमको क्या करना है ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जो है जो कि क्या होंगे अपने मोस्ट कॉमनली यूज होता है अपने कहा फिजिक्स में, जिनके हमें डिफरेंशिएशन ध्यान होना चाहिए। मान लो कि ये y का वैल्यू था, ये सारे के सारे किसके वैल्यू है y का, हमें क्या करना है इन्हीं को x के रेस्पेक्ट में क्या करना बताओ डिफरेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कितना होता है बताओ 0। x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे पावर को आगे लाओ और एक पावर कम करके लिख दो। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ cos x, cos का डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट होता है माइनस का sin x, tan x का क्या होगा बताओ sec स्क्वायर x, cosec x का क्या होगा माइनस का cosec x इंटू cot x, sec x का बात करें तो sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का सी से जाता माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ई का पावर एक्स का सबको याद होता है कितना ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ए के पावर एक्स का क्या होता है ए के पावर एक्स इंटू एल एन एक्स बराबर क्या होता है बताओ 1/x होता है। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसी में जानते हो क्या आ जाता है बात आ जाता है कि एल और लॉग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कहीं भी लॉग लिखा है ना तो उसका बेस हमेशा क्या मानना है 10, और कहीं पे एल लिखना है उसका मतलब क्या बताओ लॉग टू द बेस ई है, और दोनों के बीच में रिलेशन भी था, क्या रिलेशन बताओ एल एक्स कहीं पे लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log x लिख सकते हैं, और log में हमेशा बेस कितना आता है 10, और ये केमिस्ट्री में भी काफी यूज होता है। क्लियर है, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद से कुछ अपने क्या आते हैं रूल्स भी आते हैं, चाहे मेथड भी आ जाते हैं किसके डिफरेंशिएशन के। जैसे मान लो कि d/dx करना है और दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, तो u प्लस v दो फंक्शन प्लस में या माइनस में दिया हुआ है और इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं करना है, u को डिफरेंशिएट कर दो और प्लस है तो प्लस लगा दो, v को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। यानी u को अलग डिफरेंशिएट करो, v को अलग डिफरेंशिएट करो, बाद में क्या करो जोड़ दो, माइनस है तो क्या करो माइनस कर दो, आसान। इसी में आ जाता है कि अगर मान लो कि u और v दो फंक्शन है x में और दोनों क्या है गुणा में दिया है प्रोडक्ट में दिया है, तो इसी को प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। तो क्या बोलता है पहले वाले को ऐसे ही रखो, दूसरे वाले को क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रखो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। इसके बाद से आ जाएगा कि अगर मान लो डिवाइड में दिया हो तो प्रोडक्ट में तो कर लिए, अगर डिवाइड में दिया हो u/v में दिया हो तो क्या करोगे पहले क्या करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले को ऐसे ही रखो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, और माइनस करके ऊपर वाले को ऐसे ही रखना है नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होता है, क्लियर है, थोड़ा सा इसको क्या करना है ध्यान रखना है। और इसी को क्या बोलते हैं कोसेंट रूल भी बोलते हैं। एक इसी में चेन रूल भी यूज हो जाता है। जैसे चेन रूल का देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि sin 2x आ जाए, चेन रूल तब यूज करते हैं जब क्या होता है स्टैंडर्ड फंक्शन ना देके क्या दिया रहता है दो फंक्शन को मिला के दे दिया होता है। जैसे मान लो कि sin x का क्या पढ़े थे अभी cos x पढ़े थे, तो sin x ना देके क्या दे देगा बताओ sin 2x दे दे या sin x स्क्वायर, चलो x स्क्वायर देते हैं, x ना देके क्या दिया sin x स्क्वायर दिया, और बोल दे कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या पूछ लेगा डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कैसे करोगे पहले क्या करना है बाहर वाले से चालू करना, बाहर वाला क्या है साइन, साइन का इंडिकेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ cos, और x स्क्वायर को ऐसे ही रखना इनटू अंदर वाला फंक्शन क्या है बताओ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर आगे लाओ एक पावर कम करके लिखो, तो सिंपल क्या आगे बताओ 2x cos x स्क्वायर। इसी को इनसाइड आउटसाइड रूल बोलता है, लेकिन वैसे ध्यान रखना है क्या नहीं, सिंपल क्या करना पहले इसको डिफरेंशिएट करो बाहर वाले फंक्शन को, अंदर वाले को मतलब स्टैंडर्ड मान के उसको इनटू करके क्या करना अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब डिफरेंशिएशन का मेथड तो सीख लिया, अब इसका क्या आता है एप्लीकेशन आ जाता है। इसका क्या आता है बताओ एप्लीकेशन, और मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं पूरे फिजिक्स में यूज करेंगे। जैसे देखोगे आ जाएगा कि मान लो कोई फंक्शन दिया y बराबर क्या दिया हुआ बताओ fx दिया है, यानी कोई y है अपना जो x का फंक्शन है, तो सबसे पहला 3 स्टेप में मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उस फंक्शन का।
तो सबसे पहले क्या करना बताओ, dy बाई dx कैलकुलेट करना, उसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो एक बार x के रेस्पेक्ट में। दूसरा स्टेप में क्या करता है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करो, वहां से क्या मिलता है, x मिलता है, और जो ये x मिलेगा ना, यही क्या होता है बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया है ना, इसी पे क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट कुछ अलग नहीं है, x का जो वैल्यू आएगा dy बाई dx को 0 करने पे। क्लियर है, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करें, यानी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन जो है ना, ये d2y बाई dx स्क्वायर, ये शॉर्टकट है किसका, d बाई dx करना है किसका, जो एक बार हमने डिफरेंशिएट पहले किया था उसको, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सिंपल सिंपल। अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा आएगा तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और अगर मान लो कि क्या हुआ, नेगेटिव आ गया डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा बताओ, मैक्सिमा। और अगर 0 आ गया तो ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। क्लियर है, आज देखे भी थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अब देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का जुड़वा भाई क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो है ना, ये उल्टा है किसका, डिफरेंशिएशन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन ऐसे दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वाला फैमिली ऑफ कर्व को बताता है, डेफिनिट वाला क्या बताता है, एरिया को बताता है, जो कि हम ज्यादा यूज करते हैं अपने फिजिक्स में। क्या बताएगा आगे से, क्या बोला, इंटीग्रेशन अपना एरिया बताता है। डेफिनिट इनडेफिनिट में जाना है क्या, नहीं। बात आएगा कि इसके फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला जानते हो, इसमें लिमिटेड फॉर्मूला, जैसे आ जाएगा कि मान लो कि कोई फंक्शन है y बराबर बहुत सारे फंक्शन दे सकता है, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना, वो कुछ s जैसा होता है, ऐसा साइन होता है, ठीक है। मान लो कि आ गया कि x के पावर n का बताओ, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसमें क्या करना बताओ, पावर को क्या करना है, एक बढ़ाना है, उल्टा चलेगा ना, वहां पे घटा रहे थे, तो यहाँ पे क्या करना बताओ, एक पावर को बढ़ा दो, और जो पावर है ना उसी से क्या करना बताओ, डिवाइड करना। और यहाँ पे अगर लिमिट नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे एक लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, ठीक है ना, एक टर्म होता है, आगे देखेंगे। तो क्या करना, हमको फिक्स वैल्यू नहीं पता है, यानी कौन सा ये इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे हर में क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c को जोड़ देते हैं। इसके बाद से बात आएगा कि बताओ, एक ही बार क्या करते हैं, एक ही बार सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ना, सारा एक ही बार देखते हैं। जैसे आ जाएगा, मान लो कि अभी देख हैं, साइन x का आ जाएगा, कॉस x का आ जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन कितना था, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम 10 का इंटीग्रेशन नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, सेक स्क्वायर x का। ये स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूला बन गए। फिर उसके बाद से क्या था, उसके बाद से कोसेक x था ना, तो कोसेक x का क्या था बताओ, कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस को एडजस्ट करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। उसके बाद से क्या था बताओ, सेक था, सेक का क्या था बताओ, डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x था। इसके बाद क्या था बताओ, कॉट था, कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर x था, तो सिर्फ क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर x करेंगे, माइनस को अभी एडजस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्या करना है बताओ, इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं करना है, जैसे बताओ किसका डिफरेंशिएशन साइन x था, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ, माइनस साइन x, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x होगा, माइनस का क्या होगा बताओ, कॉस x होगा। कॉस का, जैसे किसका डिफरेंशिएशन कॉस था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन x आ जाएगा। ये किसका है, 10x का, तो 10x आ जाएगा। इसके बाद से ये किसका बताओ, कोसेक x, क्योंकि माइनस भी तो एडजस्ट करना, तो क्या होगा, माइनस का कोसेक x आ जाएगा। उसके बाद से ये किसका आ जाएगा बताओ, सेक x का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, माइनस का कॉट x का आ जाएगा, माइनस का कॉट x आ जाएगा। जो बचा हुआ है उसको ही बता दो, कौन कौन सा बचा है, e के पावर x का, तो e के पावर x का भी इंटीग्रेशन लगा दो, कौन कौन सा था, e के पावर x का बताओ, a के पावर x का बताओ, 1/x का, 1/x राइट साइड वाले का कर रहा है ना, 1/x का। तो बताओ e के पावर x का कितना होगा बताओ, e के पावर x ही होगा। a के पावर x का कितना हो रहा था बताओ, a के पावर x इंटू ln, मल्टीप्लाई में आ रहा था ना, तो मल्टीप्लाई साइड चेंज करो तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, x के पावर n वाला वैलिड है, लेकिन कब वैलिड नहीं है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 कब हो जाएगा, जब n बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब n का वैल्यू -1 नहीं हो जाता। तो n बराबर जब -1 हो तब ये लगाएंगे क्या, नहीं,
तो n बराबर -1 होने का मतलब क्या है, x के पावर -1, और x के पावर -1 मतलब 1/x, और 1/x का स्पेशल अपना क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ln x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ln x होगा। और हमने देखा था कि इसका लिमिट नहीं पता है कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो इसलिए क्या करना है, सब में क्या जोड़ना है बताओ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से घबराना है क्या, सब में c आएगा। तो ये हम बेसिक तरीके से अगर करें ना, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखते हैं, वैसे ही अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन आएगा। तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या था, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, वैसे ही अपना इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन होता है वो एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं। जब मान लो कि दिया हुआ है कि वेलोसिटी, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल किसका ले लिया, वेलोसिटी का, या कोई भी फंक्शन भी ले सकते हैं। मान लो कि वेलोसिटी यहाँ पे, वेलोसिटी किसका फंक्शन है बताओ, टाइम का फंक्शन है। तो इसका एवरेज लिखने का कुछ कुछ सिंबल होता है, v के ऊपर बार लगा दो, या इस वाले ब्रैकेट में v को बंद कर दो, या VAVG लिख दो। ये तीनों के तीनों क्या बताओ, एवरेज लिखने के तरीके हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले जैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। और क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन किया रहेगा कि एवरेज मान लो कि निकालना है कहां से कहां, T1 से लेके कहां तक, T2 के बीच में एवरेज निकालना है, तो वो लिमिट लगा देना है। T1 से T2 क्या करना है, लिमिट लगाना है। तो यानी ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन है कि नहीं है, हाँ। इसी में अगर मान लो कि बोल दे कि वेलोसिटी किसका फंक्शन है बताओ, x का, यानी पोजीशन का। यहाँ पे बोल देगा ये टाइम का फंक्शन है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, टाइम का, और x मतलब क्या, पोजीशन का फंक्शन है। वेलोसिटी अपना पोजीशन का फंक्शन। तब कैसे करोगे, एवरेज निकालने के लिए पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डिवाइडेड बाय पोजीशन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ v dx डिवाइडेड बाय dx। और लिमिट कहां से कहां, x1 से x2। यहाँ पे लिमिट का वेरिएशन कहां से कहां देगा, x1 से लेके x2। और जो ये t1 है या x1 है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब क्या, सिंपल बताना हो तो जहां से मतलब चालू हुआ, जहां से लेके जहां तक, तो जहां चालू करोगे उसको लोअर, और जहां पे खत्म करोगे वो अपर लिमिट। तो बिल्कुल आसान है, ये ध्यान रखना, एवरेज निकालने में यूज करेंगे काफी। इसके बाद से बात आएगा, हमने देख लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। इसके बाद से अगला पैरामीटर कौन आएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सिंपल बोलना हो तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, किस रफ्तार से अपना वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। लैंग्वेज में बोलना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन भी अपना कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन को अगर सिंपल में बोलना होगा तो क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगर ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर तो वेलोसिटी वेक्टर ही लगाओगे। और किसी भी चीज का चेंज कैसे लिखते बताओ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी भी लिखना चाहो तो क्या लिखते हो, t2 माइनस t1। और ये वेलोसिटी अपना क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी को बदलने का तीन रास्ता, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, या तो डायरेक्शन बदल दो, या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल दो, ठीक है। अब बात आएगा कि एक्सेलरेशन अपना इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह क्या होगा। वेक्टर क्वांटिटी तो है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी बताओ, वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन पूछ लेगा कि इसका बताओ यूनिट क्या होगा। तो अभी देखा क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड, फिर टाइम का क्या आएगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या, या इसी को क्या लिख देंगे, मीटर सेकंड के पावर -2। बात आएगा इसका डायमेंशन का, तो डायमेंशन क्या होना चाहिए बताओ, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, और पावर कितना, -2 आ जाएगा क्या। और एक्सेलरेशन अपना वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है क्या। इसी में टाइप भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन के कितने आ जाएंगे बताओ, टाइप आ जाएंगे, कितने, 4 टाइप। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड ना, डायरेक्शन ना बदले। नॉन यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ बदल जाए। एवरेज निकालने का मतलब क्या होगा, एवरेज कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सिंपल लिख लोगे। इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लिखना होगा तो क्या करोगे, लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यही किसके बराबर होता है, डीवी बाय dt के बराबर हो जाता है। इसके बाद से कैलकुलस का थोड़ा सा मेथड देखेंगे, जिसके मेथड से क्या करेंगे, सबको आपस में रिलेट करेंगे। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के मदद से। जैसे मान लो कि x यहाँ पे लिखा है, x कहीं पे लिखा है, उसका मतलब क्या है, पोजीशन है।
ये क्या है बताओ, पोजीशन। और v लिखा है, इसका मतलब क्या है बताओ, वेलोसिटी। और a मतलब क्या बताओ, एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे, पोजीशन, फिर पढ़े थे कौन सा, वेलोसिटी, फिर कौन सा पढ़े थे, एक्सेलरेशन। तो इसमें स्टेप रखना कि अगर पोजीशन दिया हो, वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना। क्या करते हैं बताओ, x को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम का फंक्शन दिया है तो क्या आ जाता है बताओ, वेलोसिटी आ जाता है। अगर वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना, तो क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मान लो कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे दिया और वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे आने के लिए इंटीग्रेट। तो अगर एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या था बताओ, चेंज इन वेलोसिटी। ये एक बार क्वेश्चन आ गया था कि वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या बोलना है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्लियर है। उसके बाद से अगर वेलोसिटी दिया है और पोजीशन पूछ ले या चेंज इन पोजीशन, तो क्या बोलोगे, इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी को टाइम के साथ, तो ये क्या जाएगा, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन ये क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो dv बाई dt है, ये क्या बताओ, स्लोप बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, स्लोप। लेकिन कौन सा ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। ऐसे ही ये dx बाई dt क्या बता रहा है बताओ, स्लोप बता रहा है, x वर्सेस टाइम ग्राफ का। इंटीग्रेशन क्या बताता है बताओ, एरिया बताता है। ये किसके बीच का एरिया बताओ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। ऐसे ही ये वाला क्या बता रहा है बताओ, एरिया बता रहा है। किसका एरिया बता रहा है बताओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अभी एरिया में देखेंगे भी कि एरिया कैसे निकालते हैं। काफी आसान है क्या, काफी आसान है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। और कभी कभी बोल देता है कि इसके, मान लो कि इसके पीछे जाना हो, तो क्या पीछे जा सकते हैं क्या, एक्स के पीछे जा सकते हैं क्या, कुछ है नहीं है। यानी इसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन कुछ देगा क्या, कुछ भी नहीं। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन के आगे दे दे कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन में कुछ मिलेगा क्या आगे, नहीं। लेकिन आगे मिलता है, जर्क मिलता है, जो कि हम पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं। पीछे आने के लिए है, पीछे आके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो ये हमें फ्लो चार्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। जहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह नहीं रहेगा, वहां पे किसका हम सही प्रयोग करेंगे, कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। और यहाँ पे भर भर के क्या यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन होगा क्या, नहीं होगा। और इसी में मैक्सिमम मिनिमम कभी कभी यूज करवा लेता है, ठीक है। तो वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद से बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सिंपल, जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह जो देखे ना, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस हम यूज करेंगे, ठीक है। और उनको कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, कुछ इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक कार है, t बराबर 0 पे चालू किया चलना, कितना स्पीड से या कितना वेलोसिटी से, u से। और t बराबर t पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो इसको बोलेंगे इनिशियल। यहाँ पे जो भी है ना उसको क्या बोलेंगे, जहां से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल। और जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे फाइनल। तो ये वाला वेलोसिटी को क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें एक इक्वेशन आता है, कौन सा, तो पहला इक्वेशन आता है v बराबर u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसके बाद से आता है कि मान लो चालू किया t बराबर 0 से, t बराबर t पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया, s। तो यहाँ पे s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्लास 9 में भी पढ़ते हैं। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसी में एक स्पेशल वाला भी देखते थे, nth डिस्प्लेसमेंट वाला। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला क्या था, s nth बराबर, वो क्या था बताओ, sn माइनस 1। तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या बन के आता था बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला u प्लस a बाई 2n माइनस 1। क्लियर है क्या। और ये वाला ज्यादा हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये वाला भूल भी जाए तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है क्या। ये सिंपल क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि यहाँ t बराबर 0 से चालू किए और t बराबर n तक चले, तो पूछ लेगा कि बताओ ये वाला सेकंड, एक सेकंड में, लास्ट के एक सेकंड में क्या कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, यानी लास्ट के एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना किया। बिल्कुल आसान है क्या, ये बिल्कुल आसान है। तो ये कब लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कब लगाएंगे, जब एक्सेलरेशन अपना क्या होगा, कांस्टेंट। हमेशा लगाएंगे क्या, नहीं।
और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो अपना कैलकुलस मेथड का। जब अपना एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज होगा या पोजीशन के साथ चेंज होगा, तो किसका सहारा? कैलकुलस मेथड का। और कैलकुलस मेथड में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो कि एक्सेलरेशन अपना क्या बताओ वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं है, टाइम या पोजीशन के साथ बदलने वाला है। तो जैसे देखो, तो यहां पे हम यूज करेंगे वेलोसिटी बराबर क्या यूज करोगे? dx/dt। एक्सेलरेशन बराबर क्या यूज करोगे बताओ? dv/dt। और भी बनाए थे, क्या क्या इक्वेशन बनाए थे बताओ? तो एक्सेलरेशन का एक और यूज किए थे d2x/dt²। और क्या यूज किए थे बताओ? इसके सहारे हमने क्या किया था? dx ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बनाए थे? a बराबर v dv/dx। ये वाला थोड़ा स्पेशल केस था, जब तुम लोग जल्दी भूल जाते हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो इनका सहारा कब लेंगे? जब एक्सेलरेशन अपना वेरिएबल होगा। और लेफ्ट राइट जाना हमने सीख लिया है, आगे जाना हो तो डिफरेंशिएट, पीछे आना हो तो इंटीग्रेट। तो हम कहीं भी जा सकते हैं। जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसके बाद से पॉइंट आता है कौन सा? इसी में गैलीलियो का ऑड नंबर लॉ। कभी कभी ये भी यूज करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो पहले ही देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज हो, हर जगह यूज होगा। इसके लिए कंडीशन क्या वो देखो। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हो और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट, तो बराबर टाइम में जो अपना डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बताओ? ऑड नंबर आता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन क्या बताओ? कांस्टेंट, तो बराबर टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या आता बताओ? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5:7। ये कंडीशंस ध्यान रखना है, बच्चे ये भूल जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्यों लगा पाते हैं? फ्री फॉल वाले केस में, इसलिए फ्री फॉल या ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन वहां पे क्या रहता है? हमेशा नीचे तरफ g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है। तो क्या करते हैं हम? यूज कर लेते हैं किसको? गैलीलियो ऑड नंबर लॉ को। कुछ अलग है क्या? ये नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब क्या है? कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि एक क्वेश्चन में कभी कभी यूज करेंगे। क्वेश्चन में मान लो कि इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, और फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया और एवरेज पूछ ले, तो क्या करना है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, सिंपल निकाल लोगे, ठीक है। इसी में दे देता कि मान लो कि कोई ट्रेन है, एक पॉइंट को पास किया u वेलोसिटी से और एक पॉइंट को फाइनल पॉइंट को पास किया कितना से? v वेलोसिटी से। तो मिड पॉइंट का क्या पूछ लेता है बताओ? वेलोसिटी पूछ लेता है। तो इसके लिए डायरेक्ट हमको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव भी कर सकते हैं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद से की पॉइंट ये भी आता था, ध्यान करो कि एक में होता था टाइम जब डिवाइड होता था, टाइम जब डिवाइड होता था, और एक होता था जब डिस्टेंस डिवाइड होता था। जब टाइम डिवाइड होता तब क्या होता था और डिस्टेंस डिवाइड होता था जब एवरेज निकालने वाला, एवरेज वेलोसिटी। बताओ यहाँ पे, जैसे मान लो कि टाइम को हमने क्या किया बताओ? बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया है। टाइम को हमने क्या किया बताओ? बराबर हिस्सा में। यहाँ पे वेलोसिटी कितना बताओ? v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे वेलोसिटी v3। तो पूछ ले कि एवरेज बताओ क्या होगा? तो बताया था, क्या बताया था बताओ? जब टाइम बढ़ता है तो अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तो सिंपल क्या करो? अर्थमेटिक मीन ले लो, डिवाइडेड बाय 3। जितने भी होते हैं सबको जोड़ दो और जितना उससे भाग दे दो। और अगर मान लो कि डिस्टेंस क्या हो रहा है? बराबर बराबर बढ़ रहा है, ये भी d, ये भी d और ये वाला भी d, और यहाँ वेलोसिटी कितना बताओ? v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3। तो यहाँ पे एवरेज लिखने के लिए तरीका बताया था, मैथ वाले स्टूडेंट बताएंगे। क्या बताया था? कि एवरेज बराबर क्या था बताओ? हार्मोनिक मीन के बराबर। और हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं? कितने हैं? 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 1/v3। आसान है क्या? एलसीएम लेके आसानी से लिख लेंगे। और इसके लिए शॉर्टकट क्या बताया था? ATHD वाला बताया था। बताया था क्या? AT मतलब अर्थमेटिक मीन लेना जब टाइम बटेगा, और हार्मोनिक मीन लेना जब डिस्टेंस बटेगा। काफी आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद से आता है कि मान लो कोई कार जा रही है u वेलोसिटी से, तुम लोग भी जाते हो, अचानक से क्या होगा? कुछ सामने दिख गया तो ब्रेक मारते हो नहीं मारते हो? तो क्या तुरंत रुक जाता है क्या? कुछ टाइम लेता है या कुछ दूर चल के रुकता है? तो मान लो कि u वेलोसिटी से जा रहा था और ब्रेक मार दिए, तो ब्रेक मारे तो ब्रेक एक्चुअल में क्या करता है? रिटार्ड करता है। रिटार्ड मतलब जिधर वेलोसिटी हो रहा था उसके उल्टा दिशा में एक्सेलरेशन आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कितना दूर चल के रुका? s0, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जितना टाइम लिया रोकने में उसको स्टॉपिंग टाइम। और जहां पे रुक जाएगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर क्या होता है? u² बाय 2a। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बना सकते हैं। स्टॉपिंग टाइम बराबर
u बाई ए। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है ना स्टॉपिंग को, जो डिस्टेंस है यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके बताओ, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टॉपिंग टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल बताओ, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस स्क्वायर के, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बोल देगा कि स्पीड को डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या होगा, 2 गुना ही होगा। तो ये चीज का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। अब कुछ आएंगे ग्राफ के बेसिक्स आ जाएंगे। अभी हमने देखा था ग्राफ के बेसिक में क्या देखेंगे, जैसे देखा था ग्राफ में एरिया निकालना हो तो किसका सहारा, इंटीग्रेशन का। स्लोप निकालना हो कर्व के किसी एक पॉइंट पे तो किसका सहारा, डिफरेंशिएशन का। तो जैसे देखो स्लोप वगैरह भी निकालेंगे, पहले एरिया देखो। मान लो एक ग्राफ दिया है किसके बीच में, y वर्सेस x के बीच में ग्राफ है। हमें क्या करना बताओ, एरिया निकालना है किसके अंडर, x एक्सिस के अंडर कितने एरिया बना रहा है ग्राफ अपना, x एक्सिस में कितना एरिया बना रहा है। तो मान लो कि लिमिट भी दिया रहेगा कुछ x1 से लेके x2 में, हमें क्या निकालना है, एरिया। तो कुछ नहीं करना, y को क्या कर दो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, x1 से लेके x2 में, तो क्या आ जाएगा बताओ, एरिया दे देगा, इजिली आ जाएगा। इसके बाद से बात आता है कि मान लो कि कर्व दिया है, किसी एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो क्या निकालना हो तो बताओ, वहां पे dy बाई dx निकाल लो, सिंपल क्या निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो। तो वो क्या बताता बताओ, स्लोप बताया था। और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करता बताओ, m से या टेन थीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, m या टेन थीटा से भी बोलते हैं। और स्लोप जो है अपना टेन थीटा है, तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जीरो कब होता है बताओ, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर कितना पे 0। इंफिनिटी या नॉट डिफाइन कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो हमने देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, यानी थीटा बराबर क्या, लेस देन 90 डिग्री पे। और नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो हम बता सकते हैं क्या स्लोप के बारे में, इजिली बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या, तो बताओ इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, इस पॉइंट पे देखो ना कितना एंगल बन रहा है, 90 से कम, तो स्लोप पॉजिटिव। इस पॉइंट पे अगर बताना हो तो एंगल कितना, 0, तो स्लोप भी कितना, 0। यहां पे बताना हो इस पॉइंट पे तो कितना एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। किसी एक पॉइंट पे बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, इजिली बता सकते हैं। इसके बाद से आएगा 3 स्पेशल ग्राफ आएंगे। एक पोजीशन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ आएगा। जैसे देखो पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में हमको क्या बताना है, ग्राफ बताना है, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी dx बाई dt, तो ये क्या बताता है बताओ, वेलोसिटी बताता है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे देखोगे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखो पहले ऐसे था अब ऐसे हुआ, तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम y एक्सिस यानी पोजीशन एक्सिस से दूर भाग रहे हैं ना, तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और स्लोप का वैल्यू घटेगा तो वेलोसिटी भी अपना क्या होगा, घटेगा। इसलिए स्लोप यहाँ पे क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। और कौन सा वेलोसिटी बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये वाले ग्राफ में बताओ, पहले ऐसे था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के पास जा रहे हैं, यानी स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी ध्यान रखना वेलोसिटी बढ़ता है ना टाइम के साथ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड है, यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है टाइम के साथ। तो वेलोसिटी टाइम के साथ घटे तो रिटार्डेड मोशन, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा तो यहाँ पे कौन सा मोशन बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कौन सा मोशन है बताओ, एक्सेलरेटेड मोशन। काफी आसान है, काफी आसान है, कर सकते हैं इसको। इसके बाद से आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो उसमें दोनों जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। बीच में आता है ना वेलोसिटी, आगे जाओगे तो एक्सेलरेशन, पीछे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट था, पढ़े थे ना ऐसे, एक्स फिर भी फिर ए, आगे गए तो एक्सेलरेशन आ गया, पीछे आए तो क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। और पीछे आने के लिए इंटीग्रेट किए थे। तो जैसे देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बता रहा है कि टाइम के साथ अपना वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहता है जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहता है, 0, ध्यान रखना हमेशा। इसके बाद से बात आता है, क्या बात आ जाएगा बताओ, इसके बाद से बात आ जाएगा, क्या बात आएगा, बात आएगा कि अगर मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक मिनट रुकना इसको, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है चलो। तो अब देखेंगे ये वाला ग्राफ, देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है बताओ, स्लोप अपना बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है, तो स्लोप यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कितना था
डीवी बाई डी जो अपना यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो वो कितना दिख रहा है बताओ, जीरो दिख रहा है कि नहीं, चेंज नहीं हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है, स्लोप कितना जीरो, यानी एक्सेलरेशन कितना जीरो। यहाँ पे देखोगे तो डीवी बाई डी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या बताओगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो अपना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता है क्या टाइम के साथ, नहीं, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, लेकिन स्लोप क्या है बताओ, कांस्टेंट है, स्लोप क्या बताओ, कांस्टेंट, और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन बोलता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे स्लोप क्या है बताओ, थीटा क्या बताओ, 90 डिग्री से कम, तो स्लोप क्या बताओ, पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो ये बताओ थीटा क्या बताओ, 90 से ज्यादा, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, देखो ना टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा, घट रहा है। इसके बाद से आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो अभी देखा था कि एक्सेलरेशन के आगे जाने के लिए कोई है क्या, नहीं है, इसलिए कि डिफरेंशिएशन आगे जाते हैं, और पीछे आने के लिए दो दो हैं, तो इंटीग्रेट करोगे तो कहां जाओगे, चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसका जो एरिया होगा टाइम के एक्सिस के साथ वो क्या रहता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताता है, लेकिन इसी में देता है कि वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ देखे, ये वाला इंपोर्टेंट केस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, काफी बार क्वेश्चन आता है बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन के बीच में ग्राफ है, कैसा ग्राफ है बताओ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इसमें 2 पॉइंट का क्या दिया है बताओ, वेलोसिटी दे दिया है, और इसमें क्या दे दिया बताओ, पोजीशन, यानी बेस का वैल्यू कितना है, ये वाला बेस कितना बताओ, x1 है, और ये वाला हाइट का वैल्यू कितना बताओ, v2 माइनस v1 है, तो क्या टेन थीटा बता सकते हैं क्या, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई x1, ठीक है ना, और जनरली हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है बताओ, dv बाई dx होता है, यहाँ पे स्लोप देखोगे इस ग्राफ का तो क्या बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस पे कौन है बताओ, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे कौन है बताओ, पोजीशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx, और dv बाई dx यहाँ पे क्या बता रहा है, स्लोप टेन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, a बाई v के बराबर बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं बताओ, इसलिए क्या हम अभी पढ़ क्या है, कौन सा, एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े बताओ, v dv बाई dx बोलते हैं, तो ये वाला को यहां से हटा के इधर भेजोगे तो क्या आएगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा क्या, तो dv बाई dx किसके बराबर है, a बाई v के बराबर है, तो ये वाला भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। यहां पे अब बात आएगा कि y बराबर mx प्लस c, इंटरसेप्ट वाला का बात करें, y बराबर mx प्लस c, y के जगह पे क्या बताओ यहाँ पे v, m के जगह पे क्या बताओ, टेन थीटा है कि नहीं, m मतलब स्लोप मतलब टेन थीटा, और c मतलब इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, v1, लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे y बराबर mx प्लस c वाला लिख सकते हैं क्या। अब एक बार यहाँ पे वेलोसिटी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था क्या, इसलिए देखा था, ये काफी इंपोर्टेंट केस है, इसको एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद से आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे आसान है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा घबराते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में सिंपल क्या ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो फिक्स है, हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ g होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, हमेशा ही नीचे की तरफ है, कितना g, और g का जो वैल्यू होता है कितना होगा बताओ, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करेंगे कि मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से u वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, एक बार सबसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, उसके बाद फिर लौट के ग्राउंड की तरफ आएगा, इसलिए ग्रेविटी खींचेगा। तो पूछता है क्वेश्चन है कि बताओ ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, तो बताओ ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, नीचे आने में कितना समय लगेगा, या मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जाएगा अगर u वेलोसिटी से फेंके हैं तो u वेलोसिटी से फेंके होना तो मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जाता है, u स्क्वायर बाई 2g जाता है, और ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, u बाई जी, नीचे आने में टाइम u बाई जी, तो टोटल टाइम 2u बाई जी, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। इसमें दूसरा केस आता है ड्रॉप वाला, कौन सा आता है बताओ, ड्रॉप वाला, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे, फ्री फॉल बोले या रिलीज बोले, इनिशियल वेलोसिटी टावर पर चढ़ गए और टावर की ऊंचाई कितना है h, और बोल देंगे हमने क्या किया, ड्रॉप किया, फ्री फॉल किया या रिलीज किया, तो वहां पे क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में, बताओ h हाइट के टावर से छोड़े हैं तो कितना समय में धरती पे पहुंच जाएगा, तो कितना समय में, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, सारे इक्वेशन हम मोशन से ये बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। पूछ लेता है कि मान लो u बराबर 0 से छोड़े हैं, धरती पे पहुंचेगा कितना वेलोसिटी जाकर धरती से टकराएगा, तो कितना से बताओ, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये दो तो बेसिक केस है, और ये केस हम काफी बार यूज करते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज किया था, इसको किया था क्या, किए थे।
इसमें एक जनरल केस आता है कि टावर पे गए लेकिन आप ड्रॉप नहीं किए, अब हमने क्या किया, ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, यहां से लेके यहां तक एक पार्ट लेते हैं, उसके बाद से यहां से लेके यहां तक दूसरा पार्ट। तुम्हें सोचो यहां से फेंकेंगे तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। एक बार जीरो हो गया तो क्या होगा, लौट के फिर नीचे आएगा। तो तुम्हें सोचो यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ऊपर जाने में कितना समय लेगा, ऊपर जाने में, यहां से यहां जाने में u बाई जी लेगा, और यहां पे फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ये तो टाइम हमें पता चल गया। मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये x का वैल्यू कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। इसमें कोई डाउट है नहीं है। ये धरती से कितना ऊंचा है पॉइंट बताओ, h प्लस x है कि नहीं है। और यहां से देखो तो फ्री फॉल वाला केस हो गया कि नहीं हुआ। और फ्री फॉल के केस में टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्री फॉल में टाइम निकालने के लिए यहां से यहां का टाइम कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। h का वैल्यू कितना है, h प्लस x, तो ये आ गया। और यहां से यहां जाने में समय कितना लिया था, u बाई जी। तो टोटल टाइम यहां से यहां का निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां से यहां का u बाई जी और यहां से यहां का अंडर रूट ऑफ 2h प्लस x बाई जी। पूछ लेता कि बताओ यहां पे जाके कितना वेलोसिटी टकराएगा। तो याद करो कि हमने बताया था कि u वेलोसिटी से फेंके तो सेम हाइट लौट के आने में कितना वेलोसिटी से लौटेगा, u से। लेकिन धरती से जाके कितना टकराएगा बताओ, u वेलोसिटी से यहां से छोड़े हो तो h हाइट नीचे जाने पे कितना होगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर बाई 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इजिली ये बना लेते हैं। अब क्या करता है, कभी कभी इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आता है कि मान लो कि गए टावर पे और इसको क्या किए, u वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो नीचे गिरने में जो समय लिया वो कितना लिया, t1 लिया। यहां से क्या किए, टावर पे गया, सेम हाइट के टावर पे, ये h हाइट का टावर है, ये भी h हाइट का टावर है। यहां पे जाके क्या किया, नीचे की तरफ u वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। तीसरा केस में क्या बोला, तीसरा केस में यहां पे गए h हाइट का टावर ये भी, लेकिन यहां से क्या किया बताओ, ड्रॉप किए, यानी u बराबर 0 से। तो जो समय लिया वो कितना लिया बताओ, t3। यहां पे जो समय लिया था वो कितना लिया था, t2। फिर से देखो, टावर पे गए, 3 बॉल लेके गए, एक ऊपर की तरफ फेंक दिए तो नीचे आने में धरती पे कितना समय लिया, t1 टाइम लिया, u वेलोसिटी से फेंके। दूसरा वाले को सेमी टावर से नीचे की तरफ फेंके, कितना समय लिया जाने में, t2। और तीसरा बॉल को क्या किया, ड्रॉप किए, छोड़ दिए, तो समय कितना लिया बताओ, t3। तो ये क्वेश्चन जो जेईई मेंस ने है कई बार पूछा है, जेईई मेंस ने भी और नीट ने भी इसको कितने बार पूछा है। और इसके हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर। क्या होता है, t3 बराबर अंडर रूट ऑफ t1 t2, t3 बराबर अंडर रूट ऑफ t1 t2। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेगा, आगे अभी पूछा नहीं, पूछ लेगा कि यहाँ पर t3 जो है ना वो किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसके, t1 t2 के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, बिल्कुल आसान है कि नहीं है। तो अगर ऐसे हम चैप्टर का रिवीजन करें तो हमारा सब थ्योरी पॉइंट भी कवर हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है। कितना टाइम हो गया, कितना देर